भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश संस्कृति संवाद में। भारतीय संस्कृति हमेशा से एकता और समरसता की वाहक रही है। वसुदैव कुटुंबकम के विचार पर चलने वाली ये संस्कृति विश्व बंधुत्व की भावना का प्रसार करने में अहम भूमिका निभाती आई है। ये अद्वितीय संस्कृति पूरे विश्व की धरोहर है। इसी प्रवाहमान संस्कृति की कलकल धारा को आप सब तक पहुंचाने की कोशिश है हमारा ये विशेष साप्ताहिक शो संस्कृति संवाद। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृति संवाद का सिलसिला, पर उससे पहले नजर डाल लेते हैं आज के एपिसोड की झलकियों पर। केंद्र के कलानिधि विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। गणतंत्र व्यवस्था में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर प्रजा उन्हें सभा और समिति में भेजती थी। दुनिया से मान सम्मान जो कुछ मिला, अवार्ड्स मिले, प्यार मिला, मोहब्बत मिली, सारी चीजें मिली, सब उनका श्रेय है। हरा भरा करके बनाए गए जंगल और वनस्पति प्रत्यारोपण के लिए पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। चलिए अब बढ़ते हैं संस्कृति संवाद के पहले सेगमेंट साप्ताहिक सुर्खियां की तरफ, जिसमें हम आपको बताते हैं कि बीते दिनों कौन कौन से इंपॉर्टेंट कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। तो प्रस्तुत है आपके सामने साप्ताहिक सुर्खियां। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कलानिधि विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर भाषाई विविधता को दिखाती प्रदर्शनी भाषाकृति का भी आयोजन किया गया। साथ ही इंडियन कैलीग्राफी अनवीलिंग एंशिएंट विजडम पुस्तक का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूनेस्को के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक और प्रतिनिधि श्री टिम कर्टिस उपस्थित रहे। नमस्ते और आप सभी को बहुत शुभ प्रभात। It is really an honor for me to be here on behalf of UNESCO today to celebrate something that is very important, that is both deeply personal for everyone and universally shared, which is really our mother languages, our mother tongues. And these are the languages that are first carried through our thoughts into words. Languages are not just tools for communications. They are also vessels of knowledge of cultures and identities. And research is saying that 40% of the world's estimated 7,000 languages, and I stand to be corrected, are at danger of disappearing. विशिष्ट अतिथि थीं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती लिली पांडे। इस सत्र की अध्यक्षता आईजीएनसी के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने की। Unfortunately, the information technology, the AI generated tools, the various tools and gadgets, they do not really teach us the phonetics of the language, which my mother used to tell me. So why we say mother tongue? Because mother not only teaches you language, she also teaches you how to pronounce the language. Sadab ji, you are from Kashmir, you must be aware of the Urdu script and something like that. One nukta, mizaz, it creates a whole lot of difference. So how many of us really take care of those small nuances of the language? Unless we know those small nuances, the language is not complete.
यह कार्यक्रम न केवल भाषाई विविधता का उत्सव था, बल्कि भारत की भाषाई धरोहर को संजोने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी था। IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी ने काशी तमिल संगमम के अंतर्गत वाराणसी के नमो घाट पर महर्षि अगस्त्य पर केंद्रित विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें महर्षि अगस्त्य के जीवन और गाथाओं को दर्शाते हुए 9 अद्वितीय चित्रों को प्रदर्शित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर तमिलनाडु के बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई भी उपस्थित रहे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में 14वें साहित्योत्सव जश्न अदब का आयोजन किया गया। इस 3 दिवसीय साहित्योत्सव की शुरुआत IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी के कहानी पाठ कहानी एक किरदार अनेक से हुई। उन्होंने रोचक शैली में कहानियां सुनाकर दर्शकों को आनंदित कर दिया। मुझे एक बार ऑर्गेनिक सब्जी खरीदने का ऑफर दिया गया। वो समय डीमोनेटाइजेशन का था, घर में नकदी कम थी, इसलिए हम परेशान थे। तो मित्र बोले चिंता की कोई बात नहीं है, साथ में चेक बुक रख लीजिए। और उस दिन पहली बार हमने चेक से सब्जी खरीदी। लेकिन मजे की बात है कि जो सब्जियां हमने खरीदी उन सब्जियों की सूरत देखकर हमें रोना आ गया। इतनी मायूस और मलूल सब्जियां। हम ठहरे भोपाल के आदमी, हमारा बचपन बीता है भोपाल के न्यू मार्केट में, जहां सब्जी मार्केट में पहली 2-4 दुकानें सजी हुई सब्जी की होती थी। वहां सब्जियां ऐसे चमकती थी मानो पॉलिश लगाया हो। ऐसा लगता जैसे सब्जी की नहीं मिठाई की दुकान है। इसके बाद श्रोताओं ने प्रसिद्ध गजल गायक जावेद हुसैन की महफिल गजल का लुत्फ उठाया। किसी और का नाम तुम दिल पे लिख के, किसी और का नाम तुम दिल पे लिख के, मेरा नाम दिल से मिटा तो ना दोगे, कहीं दोस्त बन के दगा तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम। कोलकाता में इंडियन एंथ्रोपोलॉजी कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया। इसके समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने अपने संबोधन में इंडियन एंथ्रोपोलॉजी की व्युपनिशीकरण की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। ये थी इस हफ्ते की सुर्खियां। अब बात करते हैं संगीत की। संगीत का जिक्र आते ही ना मन के तार बज उठते हैं, और बात शास्त्रीय संगीत की हो तो फिर तो कहने ही क्या। शास्त्रीय संगीत भारत की अनूठी सांस्कृतिक विरासत है। आज सांस्कृतिक प्रस्तुति के इस खास सेगमेंट में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ध्रुपद गायन के 2 युवा ध्वजवाहकों को। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक डॉक्टर प्रशांत मलिक और डॉक्टर निशांत मलिक दरभंगा क्षेत्र की 500 साल पुरानी ध्रुपद परंपरा को बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ध्रुपद शास्त्रीय संगीत की सबसे पुरानी और शुद्ध विधाओं में से एक है। तो आइए आनंद लेते हैं इस ध्रुपद प्रस्तुति का।
उम्मीद है कि डॉक्टर प्रशांत और डॉक्टर निशांत मलिक के ध्रुपद गायन ने आपके अंदर आध्यात्मिक अनुभूति जगाई होगी। ध्रुपद की विशेषता भी यही है। तो चलिए अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट सिने सर्कल की तरफ। भारत में लोकतंत्र की परंपरा हजारों सालों से है। ईसा पूर्व 7वीं-8वीं शताब्दी में जनपदों में राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार के शासन का उल्लेख मिलता है। जहां राजतंत्र में राजा प्रमुख होता था, वहीं गणतंत्रों में गण प्रमुख प्रधान होता था। गण प्रमुख गणतंत्र की केंद्रीय सभा संथागार में चुने जाते थे। गणतंत्र में जन भागीदारी से निर्णय लिए जाते थे। तो आज सिने सर्कल सेगमेंट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं भारत की लोकतांत्रिक परंपरा पर आधारित फिल्म भारत लोकतंत्र की जननी के कुछ अंश। जनपदीय व्यवस्था भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक है। जिसके पदचिन्ह विभिन्न संदर्भों में स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। जनपद काल में राजतंत्र व गणतंत्र दोनों ही शासन व्यवस्थाएं अस्तित्व में थीं। गणतंत्र व्यवस्था में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर प्रजा उन्हें सभा और समिति में भेजती थी, जहां वे सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे। जनपद की लोकतांत्रिक व्यवस्था का वर्णन कई ग्रंथों के रचयिता वेद व्यास, अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने किया है।
साथ ही आचारांग सूत्र, भिन्न भिन्न सिक्के और शिलालेख भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के साक्षी हैं। कालांतर में विभिन्न जनपदों में गणतंत्र व्यवस्था द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास हो रहा था। लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख उदाहरण है लिच्छवी गणतंत्र। जिसमें 7,707 गण मिलकर अपने गण प्रमुख का चुनाव करते थे। और संथागार में विभिन्न विषयों पर चर्चा करके सामूहिक निर्णय लेते थे। भारत के इतिहास में जनपद कालीन लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपना एक विशेष स्थान है। इस फिल्म में आपने देखा कि जनपद कालीन प्रशासन कैसा हुआ करता था। बहरहाल अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट विशेष साक्षात्कार की तरफ, जिसमें हम आपको मिलवाते हैं देश के प्रख्यात कलाकारों और नामचीन हस्तियों से। पद्मश्री सितारा देवी नृत्य की दुनिया का ऐसा तारा थी जिनकी चमक आज भी बरकरार है और नृत्य की युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रही है। वो मुद्राओं, भाव भंगिमाओं और अभिनय से ऐसा दृश्य रचा करती थी कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उन्हें नृत्य साम्राज्ञी की उपाधि से नवाजा भी जा चुका है। आज संस्कृति संवाद के विशेष साक्षात्कार सेगमेंट में आपको हम मिलवा रहे हैं उन्हीं के साथ। तो आइए देखते हैं नृत्य साम्राज्ञी सितारा देवी से हुई बातचीत के कुछ अंश। आपका बचपन, आपके पिताश्री का निवास स्थान, वो उसमें से कितनी धाराएं निकली कलाओं की। बिल्कुल सही। तो मैं चाहती हूँ कि आप शायद, अगर आपको ये स्वीकार हो, तो वहीं से शुरू करें बात। आज जो कुछ भी आप लोग दुनिया से मान सम्मान जो कुछ मिला, अवार्ड्स मिले, प्यार मिला, मोहब्बत मिली, सारी चीज़ें मिली, सब उनका श्रेय है, उनका आशीर्वाद है। और उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की। सब पूरे ख़ानदान को उन्होंने कहा कि मेरी माँ से जब शादी करके आए तो बोले कि भाई मैं तो, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास जो कुछ है, मेरे पास विद्या है, वो मैं तुम्हारे बच्चों को वही मैं दे सकता हूँ। बनारस में जी कपिला जी पहले ऐसा था, तो वहाँ के जितने भी नर्तक थे लड़कियाँ बन के नाचते थे। तो ये प्रथा तो पहले थी। अभी जो भी रामलीला जितना होता है वहाँ सीता वो लड़का ही बनता है। सही, बिल्कुल। और लड़कियों को वहाँ बिल्कुल इजाज़त नहीं है। जिस ज़माने में हम सीख पाए वो ज़माना बहुत अच्छा था अभी से। लेकिन सितारा जी, जब आप बनारस से बम्बई गई तो फिर वहाँ तो दूसरी तरह का वातावरण था। बम्बई में ये जैसे भरतनाट्यम, कथक, ये सब कुछ था नहीं, कुछ नहीं था। आज मैं 62 साल की बात कर रही हूँ। मैं आई हूँ 12 साल की उम्र में। कुछ पिक्चर बन रही थी, उषा हरण, तो क्या धार्मिक पिक्चर हम लोग सब बना ही रहे। पहले बहुत बनता था, तो बोले भाई नाच गाना नहीं है, शास्त्रीय गाना तो था महाराष्ट्र का, लेकिन भाई नाच वाच नहीं है, राधा कृष्ण नाचे, वो नाचे, शिव नाचे। तो निरंजन शर्मा थे, वो बनारस के थे। कहे भाई हमने सुना है कि ये सुखदेव महाराज की लड़कियां नाचती हैं, तुम बनारस जाओ, अपने असिस्टेंट को भेजा। अब जाकर पता लगा कि मोहल्ले में देखो, अगर उनमें से कोई लड़की आती तो उसको लेकर आओ, और लड़की छोटी चाहिए, क्योंकि हीरोइन उनकी थी सुल्ताना करके, जुबैदा की बहन, बहुत सुंदर। तो कहे ठीक है। कहीं पहुंच गए वो, तो उस वक्त हम रियाज कर रहे थे, पिताजी नचा रहे थे, तो आए तो बंद हो गया। बम्बई, अरे बाप रे, बम्बई का आदमी आया है। अब पूरे हलचल मच गया। बैठिए 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 बैठिए।
पानी नाचता, अरे नहीं नहीं आप रहने दीजिए, इस बच्चे को नचाइए ना, हम इसका डांस देखेंगे। फिर पिताजी ने फिर नचाया। कहें देखिए हम किस लिए आए हैं कि हम इस बच्ची को बम्बई ले जाना चाहते हैं, और पिक्चर में ऐसा रोल है कि एक 12-13 साल की लड़की है, हंसती खेलती भागती है, हीरोइन का दिल बहलाती है, नाचती है, उससे मजाक करती है, चंचल लड़की, ऐसा चाहिए मुझको। पिताजी बोले कि ये अभी तो इतनी छोटी, तालीम दे रहे हैं हम, इसको सिखा रहे हैं। कहे वहाँ भी तालीम दीजिए, आपको बहुत बड़ा फ्लैट मिलेगा, सब जो भी चाहिए आपको सुविधाएं सब मिलेंगी आपको। तो कहे ठीक है। तो नंदा दीदी लोग सब जवान जवान थे, कहे आपकी बेटियां इन लोगों को भी ले चलिए, तो हीरोइनें बन जाएंगी जाते ही। तो हम लोग सब आ गए, फ्लैट में रहने लगे, और गाने में उन्होंने सिद्धेश्वरी बाई को बुलाया, क्लासिकल। हाँ मुझे याद है। पूछा पिताजी से कि यहाँ, कहे कि अभी यंग में तो सिद्धेश्वरी बाई हैं, आप जाइए दाल की मंडी, वहाँ पर उनका मुजरा होता है। तो वहाँ गए, फिर उनको बुक किया। पूरे बम्बई में हल्ला हो गया कि ये कौन सा नाच है, ये लड़की नाचती है। फिर ओपेरा हाउस में प्रोग्राम देखने आए, वहाँ नाचे। कहीं ये तो नाच बिल्कुल अलग लगता है, क्या कहा है, हम लोगों ने नहीं देखा। तो मेरे पिताजी ने कहा ये कथा नृत्य है, हमारा राधा कृष्ण का ये सब नृत्य है, शिव पार्वती का है, वो सब ये नृत्य है, भले हमको यही सब चाहिए। हमें अवॉर्डेड फिल्म है हमारी वतन, महबूब खान की, महबूब साहब की। उसमें अपना उस वक्त की स्टार लोग के, विभो उनका नाम, कुमार विभो को खूब जानती थी। विभो का आप जानती हैं, हाई पाकिस्तान। कुमार जो पूरन भगत में काम किए थे, सुपरस्टार, वो हीरो थे। एक माया बनर्जी थी लड़की, वो थी, मैं थी उसमें। तो तीन हीरोइनें थी। मैं उस वक्त 14 साल की थी उस पिक्चर में। तो बेस्ट एक्टिंग का मुझे अवार्ड मिला है, अभी रखा हुआ है अवार्ड, बहुत और बढ़िया। सोने का अवार्ड, सोने का वो सोना 22 रुपए तोला था, 12 ग्राम। तो सोने का अवार्ड मिलता था। फिर महबूब खान की दूसरी पिक्चर उनकी अपनी बनी नजमा, उसमें बेस्ट एक्टिंग अवार्ड मुझे मिला। 2 पिक्चरों में मुझे एक्टिंग अवार्ड मिला है, और जो भी मान मिला है आप लोगों ने सबने दिया है, वो तो आपके सामने ही है। कथक नृत्य की महान साधिका सितारा देवी से बातचीत के बाद बढ़ते हैं संस्कृति संवाद के आखिरी सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर की तरफ। इसमें हम आपका परिचय करवाते हैं भारत के किसी एक गांव की विशिष्ट लोक कला और वहां की परंपरा से। गौरतलब है कि मेरा गांव मेरी धरोहर भारत सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग का अहम हिस्सा है। तो इसके अंतर्गत भारत के सारे गांव का डॉक्यूमेंटेशन किया जा रहा है। इस सेगमेंट में आज जानते हैं महाराष्ट्र के गांव पायविहिर के बारे में। पायविहिर, जो एक मध्यम आकार का गांव है। ये गांव अपने बंजर पड़े पहाड़ियों को कृत्रिम रूप से हरा भरा करके बनाए गए जंगल और वनस्पति प्रत्यारोपण के लिए पूरे एशिया में प्रसिद्ध है। यहाँ नेशनल हाईवे 53 से पहुंचा जा सकता है। गांव मुंबई से 641 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें कुल 110 परिवार रहते हैं। बुनियादी सुविधाओं की बात करें तो गांव में पानी, बिजली, रसोई गैस मौजूद हैं। वृक्षों की विविधता को बढ़ाने के लिए ग्रामीणों ने बांस, सीताफल, हरदा, बेहाड़ा, महुआ, आम, नीम, आंवला, जामुन के जैविक रोपण शुरू किए हैं। हाल ही में गांव ने अपने ब्रांड नेचुरल मेलघाट के तहत मुंबई में जैविक सीताफल बेचने का विचार भी पेश किया। इसने क्षेत्र में हिरण, जंगली सुअर और सांभर जैसे शाकाहारी जीवों को आकर्षित किया। पक्षियों के घोंसले जो पहले कभी नहीं देखे गए थे, वो भी जंगल में आ गए। सियार और लक्कड़ भग्गा जैसे मांसाहारी जानवर भी हैं। इस छोटे से आदिवासी बस्ती ने बंजर पहाड़ियों को फिर से हरा भरा बना दिया, और आज ये गांव कई वनस्पतियों और जनजातियों का केंद्र बन चुका है और पर्यटकों को लुभाने लगा है।
उम्मीद है कि संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर भी आपके सुझाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अपने सजेशंस आप हमें इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी प्रसार भारती के इसी मंच पर IGNC के विशेष कार्यक्रम संस्कृति संवाद के साथ, जिसमें हम आपका परिचय करवाएंगे भारत की बहुरंगी संस्कृति से। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप सब अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।